स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का इस सीरीज के नए एपिसोड दैट इज 59 में। एंड आई नो दोस्तों मैं काफी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। एंड दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का हालचाल कैसा है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे हेवनली दाव कैनन की मदद से चेन फैन ने घोस्ट मिस्ट का सफाया कर दिया था। अब इससे आगे अब एक भी घोस्ट मिस्ट का निशान बाकी नहीं था। लगभग एक बूंद खून या मांस का टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। पूरे महाद्वीप पर अब केवल अनगिनत घोस्ट स्टोन और गिरे हुए कीमती खजाने ही बचे थे। फाइनली अब युद्ध समाप्त हो चुका था। अगले ही पल लगभग 1000 फ्लाइंग शिप्स अचानक फानियों की डिफेंस लाइन के ऊपर उड़ रहे थे। उन्होंने आसमान में एक सीधी पंक्ति बनाई और इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्से की ओर रवाना हो गए। फिलहाल उनका काम था युद्ध की लूट को इकट्ठा करना। वही फ्लाइंग शिप्स के समूह के बीच सैकड़ों मर्चेंट पेविलियन के फ्लाइंग शिप्स ने एक एक करके लेवल 10 घोस्ट फिल्म को जमीन पर स्थापित करना शुरू कर दिया। वे लॉर्ड ओवर ऑल को पूरा करने की तैयारी कर रहे थे और तभी फानियों के डिफेंस लाइन पर रोने जैसी मिलीजुली खुशी की चीखें गूंज उठी कि हम जीत गए हैं, अब हम लोग फाइनली घर वापस जा सकते हैं। इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट जीत गया। धीरे धीरे उनकी खुशी की आवाज पूरे इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट में गूंजने लगी, यहाँ तक कि न्यू कॉन्टिनेंट तक भी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा और कोई यह बात भी नहीं जानता था कि इस युद्ध के लिए इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन दोस्तों आई थिंक बस फिलहाल के लिए यह युद्ध समाप्त हुआ था, क्योंकि घोस्ट नेस्ट तो अभी भी बाकी हो सकते हैं। एंड दोस्तों मुझे लगता है सर्दी अभी भी फिलहाल अंदर है, तो मेरी आवाज में काफी ज्यादा फंस रही है, तो प्लीज उसके साथ मैनेज कर लीजिएगा। उधर चेन फैन भी डिफेंस लाइन पर खड़ा होकर चुपचाप पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा जब तक कि रात नहीं हो गई। अंधेरा एक बार फिर से पूरे इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट पर छा गया था। तभी उसने देखा कि एक के बाद एक घोस्ट फ्लेम जलने लगी। वे लगातार इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्से की ओर आगे बढ़ रही थी। पीली रोशनी बिखेरती हुए घोस्ट फ्लेम्स मानो हजारों घरों के जलते दीपक हो। वे पूरे इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट को रोशन कर रहे थे। आसमान में अभी भी उजाला नहीं हुआ था। तभी महाद्वीप के दूसरे छोर पर मौजूद मर्चेंट पेविलियन के प्रमुख वांग वाजी ने आखिरी लेवल 10 घोस्ट फ्लेम को अपने हाथों से जला दिया। अगले ही पल कुल 3870 लेवल 10 की घोस्ट फ्लेम एक साथ चमक उठी। चमकदार सुनहरी किरणें सीधे आसमान से उठने लगी। लगभग 4000 घोस्ट फ्लेम पूरे इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट को ढक चुकी थी। पूरा महाद्वीप पलक झपकते ही दिन के उजाले की तरह चमक उठा था और यह नजारा देखने में किसी अजूबे से कम नहीं था। इसके बाद इन सभी आसमान को छूती सुनहरी किरणों ने धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होना शुरू किया। वे सीधे दिव्य तीर का रूप लेकर आसमान में तैरने लगी। जहां जहां से ये किरणें गुजर रही थी वहां वहां अंधकार तेजी से दूर होता जा रहा था। साथ ही किरणों की गति भी लगातार बढ़ती जा रही थी और तेज। आखिरकार मानो कांच की एक विशाल अंधकार की परत टूट गई हो। कई वर्षों से इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट को ढककर रखने वाला अंधकार एक ही पल में चूर हो गया था और पहली बार इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के आसमान में अनगिनत चमकते सितारे दिखाई दिए। चेन फैन के लिए भी यह नजारा किसी अजूबे से कम नहीं था। आसमान से मानो दिव्य सुनहरी बारिश हो रही थी। सभी ने अपना काम छोड़कर सिर उठाकर अपने ऊपर दिखाई दे रहे इस अद्भुत नजारे का आनंद लिया। सच में आसमान से सुनहरी बारिश बरसने लगी थी। पूरे इटरनल कॉन्टिनेंट को उस सुनहरी बारिश ने ढक लिया था। सूखे हुए तालाब फिर से साफ पानी से भरने लगे थे। बंजर मैदानों पर हरी घास उगने लगी थी और इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट तेजी से पुनर्जीवित होने लगा था। जो विशाल जमीन का हिस्सा पहले समुद्र में धंस गया था, अब वह भी मानो जैसे किसी ने समय को पीछे कर दिया हो, वैसे ही वह तेजी से ऊपर आने लगा था। एक के बाद एक खुले घोस्ट माइंड्स भी तेजी से बनने लगे थे। पूरा महाद्वीप तेजी से अपनी पुनर्अवस्था में लौटने लगा था। एंड दोस्तों देखा जाए तो यही बात उस मध्यम उम्र के व्यक्ति भी ने कहा था जो हेवनली दाव था, कि एक बार यह सब हो जाने के बाद हेवनली दाव की कृपा बरसेगी और पूरा इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट अपने आप रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद चेन फैन ने शांति भाव से अपने आत्मा के भीतर दिखाई देने वाले सिस्टम पैनल को देखा। तुमने पूरे महाद्वीप के सभी क्षेत्र में घोस्ट फ्लेम जला दी है और तुमने विशेष इनाम प्राप्त किया है, लॉर्ड ओवर ऑल। अगले 3 वर्षों में यह महाद्वीप लगातार इटरनल लाइट ऊर्जा को सोखेगा और घोस्ट फ्लेम का निर्माण करेगा। भूमि की फसल पैदा करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा अगले 3 वर्षों तक इस महाद्वीप पर कोई भी घोस्ट नेस्ट हमला नहीं कर सकेगा। पता नहीं कितना समय बीत चुका था, लेकिन चेन फैन यह सब जानकर अचानक से हंस पड़ा, क्योंकि युद्ध फाइनली समाप्त हो चुका था। चाहे घोस्ट नेस्ट हो या रॉयल घोस्ट नेस्ट, यानी नॉर्मल भूत हो या शाही जाति वाले भूत, सब कुछ समाप्त हो चुका था। अगले 3 वर्षों तक कोई भी घोस्ट इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट को परेशान नहीं कर सकता था। अगले ही पल सैकड़ों पूरी तरह सजाई गई फ्लाइंग शिप्स घोस्ट स्टोन से भरकर महाद्वीप के किनारे की ओर तेजी से उड़ चली। इन फ्लाइंग शिप्स का मिशन था ओरिजिनल लैंड में जाकर बचे हुए घोस्ट की संख्या का पता लगाना और वहां मौजूद सभी घोस्ट को खत्म करना। इतना सब होने के बाद भी फानियो जीत की खुशी में डूबा नहीं रहा, बल्कि बड़ी संख्या में फानियो के सदस्य स्केलेटन हॉर्स पर सवार होकर फ्लाइंग शिप्स के साथ डिफेंस लाइन से बाहर निकलने लगे और उन्होंने बड़े पैमाने पर कॉपर पाइप्स बिछाना शुरू कर दिया। चेन फैन यह बात नहीं भूला था कि भले ही इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट फिर से शुरू होकर वापस से हासिल कर लिया गया था, लेकिन इस समय उसके पास हेवनली दाव नहीं था, क्योंकि उसके हेवनली दाव ने सबको बचाने के लिए खुद को नष्ट कर दिया था। दरअसल उसे बहुत कम समय के अंदर इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट की प्रोस्पेरिटी को पर्याप्त स्तर तक पहुंचानी थी, तभी जाकर एक नया हेवनली दाव फिर से बन सकता था और साथ ही अंदर की सुरक्षा व्यवस्था को भी वापस से लाना था। युद्ध समाप्त हो चुका था और अब बाकी का काम फानियों के लोगों को करना था।
इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट नए कैलेंडर का पहला वर्ष यानी फरवरी की शुरुआत हो चुकी थी। इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट को वापस से स्टार्ट हुए 1 महीना भी बीत चुका था, इसलिए फानियो ने नया कैलेंडर जारी कर दिया था। अब इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट का पूरा जमीन का भाग लगभग पूरी तरह से वापस आ चुका था। बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर से इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में फैल गए थे और अपने अपने कामों में लग गए थे। यह महाद्वीप फानियो द्वारा लगभग पूरी तरह से सभी शक्तियों और संसाधनों को जुटा चुका था। इसने द्वितीय स्तरीय महाद्वीप बनने की सभी जरूरतों को पूरी कर लिया था। अब बस हेवनली दाव को दोबारा से बनना बाकी था। जैसे ही वह दोबारा से बनता और द्वितीय स्तरीय बनने की सूचना ऊपर भेजता, फिर इटर्नल कॉन्टिनेंट आधिकारिक रूप से द्वितीय स्तरीय महाद्वीप बन सकता था। उधर जॉनू प्लेन में सैकड़ों लोग मैदान में तेजी से एक विशाल शहर का निर्माण कर रहे थे। जॉनू प्लेन वापस आ चुका था। जिस तांग परिवार ने कभी चेन फैन के साथ व्यापार किया था, उस परिवार के लोग भी इस समय अपने काम से रुक गए थे। उन्होंने माथे का पसीना पोंछा और सामने तेजी से बन रहे जॉनू शहर को देखा। फिर शहर के भीतर बने जॉनू शहर के एक पुराने अवशेष की ओर देखा। उनकी आंखों में नरमी थी। पुराना जॉनू शहर का अवशेष करीब पूरी तरह से मिट चुका था। उसका एक टुकड़ा तक बाकी नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने शहर के भीतर जॉनू शहर के पुराने अवशेषों से एक प्रकृति बनाई थी, सिर्फ स्मृति के लिए। क्योंकि कभी जॉनू शहर के लॉर्ड क्यू अकेले ही जॉनू शहर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे चुके थे। इतिहास शायद लोगों को हमेशा अपनी गलतियों से सीखना न सिखा पाए, लेकिन लोगों को इतिहास की जरूरत होती है, क्योंकि इतिहास उन्हें उनके महान पूर्वजों के बलिदान और मेहनत भरे कारनामों को याद दिलाता है। और इसी वजह से लोग अपने वर्तमान जीवन को और अधिक महत्व देना सीख पाते हैं। तांग युए ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने पिता के पास खड़ी रही और चुपचाप उन्हें एक कप चाय पकड़ा दिया। पहले वह बहुत ज्यादा लालची थी। उसे जगह जगह घूमना और मौज मस्ती करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट पर घोस्ट राइड के हमले के बाद जब सभी लोगों को अपना अपना घर छोड़कर वेस्टर्न आइलैंड जाना पड़ा और अनगिनत लोगों ने इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, तब से वह पहले जितनी लालची नहीं रही थी और न ही पहले जैसी खुश मिजाज भी रही थी। ऐसा मानो दोस्तों, वह अचानक से मैच्योर हो गई थी। लेकिन यह बदलाव उसके लिए अच्छा था या बुरा था, यह बात वह खुद भी नहीं जानती थी। पूर्व इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से में जॉनवू नंबर 7 डिफेंस लाइन में एक खाली मैदान में 10 मीटर ऊंचे तांबे की 2 विशाल मूर्तियां बनाई गई थी। पहली वाली मूर्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी जो थे लॉर्ड क्यू, और दूसरी मूर्ति एक युवा व्यक्ति की थी जो शांत और गंभीर चेहरे के साथ खड़ा था। वो था हम सबका तियानी। वे दोनों वे महान योद्धा थे जिन्होंने बाकियों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। यह जगह इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्से में स्थित जॉनवू नंबर 7 डिफेंस लाइन पर था। यहाँ पर उन सभी रक्षकों की कब्र थी जिन्होंने अपनी जान देकर इसकी रक्षा की थी। साथ ही यहाँ उन लोगों की भी स्मृति थी जिन्होंने मृत्यु और भाग्य के सामने हार मानने से इनकार कर दिया था। और जैसे ही इन विशाल तांबों की मूर्तियों का निर्माण हुआ, ऊपरी जगह पर जिसे कोई इंसान भी नहीं देख सकता था, मूर्तियों के ऊपर धीरे धीरे कुछ छोटे अक्षर लिखे हुए थे। पूर्वजों को याद करो, इतिहास को आगे बढ़ाओ, प्रोस्पेरिटी प्लस 1000। बहुत जल्द ये सब तेजी से हवा में घुल गए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ एक शहर के अंदर तेजी से काम चल रहा था। अनगिनत लोग उसके निर्माण में व्यस्त थे। एक के बाद एक विशाल के घोस्ट भारी ईंटों को उठाकर शहर की दीवारें बनाने में लगे हुए थे। ऐसा नजारा पूरे इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा था। जियांगवे प्लेन में चेन फैन नेमलेस माउंटेन के पीछे स्थित एक हेवनली पिलर पर खड़ा होकर पूरे जियांगवे को देख रहा था। युद्ध समाप्त हुए 1 महीना बीत चुका था। वह साफ साफ महसूस कर सकता था कि इस जगह की प्रोस्पेरिटी लगातार बढ़ती जा रही थी और उसकी आत्मा के भीतर मौजूदा इटर्नल लाइट पैनल पर एक नया सेक्शन भी दिखाई देने लगा था कि इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट की प्रोस्पेरिटी 1.8076 मिलियन सेलेस्टियल दाव है। वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल लैंड में अंतहीन अंधकार के बीच सैकड़ों फ्लाइंग शिप्स ओरिजिनल लैंड में बचे हुए घोस्ट को साफ कर रहे थे। नीचे उस बंजर जमीन पर लगभग आधा मीटर लंबा एक छोटा सा घोस्ट जो साफ तौर पर अभी बच्चा था, डर के मारे बेचैन होकर भाग रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरा नाम नाइक्वांसी है, मेरे पिता का नाम नातियान है। दरअसल वह घोस्ट जाति के उच्च अधिकारी में से एक है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उनके पीछे एक फ्लाइंग शिप तेजी से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उस फ्लाइंग शिप के डेक पर फानियों की वर्दी पहने एक अधीर उम्र का आदमी खड़ा था। वह इस दृश्य को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जरा से भी दया की भावना नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, चिल्लाना बंद करो, तुम्हारा बाप चाहे जो भी हो उसका कोई फायदा नहीं है। अगले ही पल धड़ाम फ्लाइंग शिप पर लगे डिवाइन कैनन से एक स्टार रेनबो सेल्स दागा गया। उसने बिना किसी दया के उस छोटे घोस्ट को खत्म करने के लिए सीधा वार किया। हमला तो एकदम जोरदार था, लेकिन तभी उस छोटे घोस्ट के शरीर पर अचानक एक सफेद रोशनी की ढाल प्रकट हुई और उसने उस हमले को रोक लिया। इसके तुरंत बाद एक घोस्ट की धुंधली छवि उसके सामने दिखाई दी। उस घोस्ट की छोड़ी हुई जानकारी से पता चला कि नातियान नाम के उस घोस्ट ने कभी हेवनली दाव के साथ एक समझौता किया था। हेवनली दाव ने उसके बेटे के शरीर पर एक सुरक्षा कवच लगा दिया था। यह सुरक्षा कवच उसकी सारी यादें मिटा देगा और उसे 3 दिनों के लिए बेहोश रखेगा। फिर जब वह जागेगा तो उसे सिर्फ अपना नाम याद रहेगा, नाइक्वांसी। इसके बाद उस घोस्ट की छवि ने आखिरी जानकारी छोड़ी, इस निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहना। वहाँ ओरिजिनल लैंड में एक हंटिंग ग्राउंड है। उस हंटिंग ग्राउंड के जरिए तुम एक विशाल समुद्र तक पहुंच सकते हो। उस समुद्र में पहले एक ब्लैक एफसी था, लेकिन जनरल अटैक शुरू होने से पहले वह चोरी हो गया था। मेरे बेटे को उस हंटिंग ग्राउंड के अंदर फेंक देना। इसके बाद उसकी जिंदगी और मौत उसके भाग्य पर छोड़ देना। उसके कपड़ों की जेब में एक जेड स्लिप भी है। उस जेड स्लिप में युद्ध के दौरान घोस्ट नेस्ट को जानकारी देने वाले सभी गद्दार इंसानों के नाम दर्ज है। शायद यह जानकारी तुम्हारे लिए उपयोगी हो। यह समझौता मेरे और उस व्यक्ति के बीच हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट है। यह फानियों के
साथ किया गया समझौता नहीं है, लेकिन फानियों के इस समझौते की वजह से इतना मजबूत बनने को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे बेटे को एक मौका जरूर दोगे। फिलहाल वह डरा हुआ छोटा सा घोस्ट वही जमीन पर बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। उसके हाथ से जमीन पर धीरे धीरे एक लाल चमकती हुई रेखा उभरने लगी। वह रेखा अंधकार के भीतर दूर जाती हुई एक रास्ते की ओर इशारा कर रही थी। डेक पर खड़ा फानियों की वर्दी पहने हुए वह अधेड़ उम्र का आदमी गंभीरता से अपनी भौं सिकोड़ने लगा। उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की। तुरंत उसने ट्रांसमिशन डिवाइस निकाला और अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। कुछ ही देर बाद ट्रांसमिशन डिवाइस से उसके अधिकारी की आवाज आई कि लॉर्ड का ऑर्डर है, इस निशान को पीछे करते हुए ओरिजिनल लैंड के हंटिंग ग्राउंड तक जाओ, वहाँ पर एक सही निशान छोड़ना और इस घोस्ट को फानियो वापस लेकर आना। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फानियो में नेमलेस माउंटेन के पास वाले घर में चेन फैन इस समय पैनल पर लगातार बढ़ती प्रोस्पेरिटी को देख रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक संदेश आया, मैजिकल बिस्ट प्रोस्पेरिटी प्लस 50। अरे चेन फैन की आंखों में हैरानी दिखाई दी। उसे अचानक नेमलेस माउंटेन की गहराई में एक सूचना दिखाई दी कि एक नई मैजिकल बिस्ट का जन्म हुआ है। दोस्तों मैजिकल बिस्ट का मतलब है कि वे जैसे और भी खास दिव्य जानवर जिनके पास अनोखी शक्ति होती है, और सिर्फ उस एक मैजिकल बिस्ट के जन्म से प्रोस्पेरिटी में प्लस 50 की वृद्धि हो रही थी। देखा जाए तो यह संख्या काफी अच्छी थी। नेमलेस माउंटेन के पास चेन फैन वहाँ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ नेमलेस माउंटेन के अंदर एक विशेष क्षेत्र बनाया गया था। वहाँ उन सभी मैजिकल बिस्ट को रखा गया था जो इस बड़े पलायन के दौरान भागकर यहाँ पहुंच गई थी। पूरे इटरनल कॉन्टिनेंट से जो भी मैजिकल बिस्ट वेस्टर्न आइलैंड तक पहुंच पाई थी वे सभी यहाँ आ चुकी थी और सभी को फानियो बिस्ट पेविलियन में शामिल कर लिया गया था। उनकी देखभाल का काम वेवे को सौंपा गया था। वे बिस्ट पेविलियन का प्रमुख यानी हेड था। हालांकि कुछ मैजिकल बिस्ट की ताकत वास्तव में बहुत अधिक थी। वे अकेले उनका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन वे के माता पिता की ताकत भी कम नहीं थी। मजबूत गार्डियंस की देखभाल में इन सभी मैजिकल बिस्ट को पूरी तरह से वश में कर लिया गया था। चेन फैन एक पेड़ की शाखा के नीचे खड़ा था। उसने देखा कि वे उत्साह और उम्मीद से भरा दरवाजे के बाहर जमीन पर पेट केवल लेटा हुआ था और इंतजार कर रहा था। उसके पास एक गुलाबी खिलौना भी रखा था। यह खास तौर पर उसकी छोटी बहन के लिए तैयार किया गया था। हाँ, वे के माता पिता ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया था। वैसे दोस्तों लोग जो काम अंधेरे में करते हैं वे के माता पिता उसे उजाले में करना पसंद करते हैं, क्योंकि इतने सालों से अंधकार में कैद होने के बावजूद भी एक भी बच्चा नहीं पैदा हुआ और अंधकार से निकलते ही खैर दोस्तों वेवे को बधाई हो, इस बार एक छोटी सी मगरमच्छ हुई थी, यानी उसकी छोटी बहन। अच्छा है, चेन फैन भी इससे काफी खुश था। वह हल्के से मुस्कुराया और बिना ज्यादा हलचल किए चुपचाप वहां से चला गया। इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के पुनः आरंभ होने के बाद फानियो ने बड़े पैमाने पर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। चेन फैन अनगिनत लोगों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा था। वे सब अपना नया घर बनाने में जुटे हुए थे। इस तरह से यह विशाल रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूरे 2 महीने से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। फिर एक दिन सूरज आसमान में चमक रहा था। फिर अचानक आसमान से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सभी लोग अनजाने में वहीं रुक गए। अगले पल उन्होंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और फिर उन्होंने देखा कि अनगिनत लगभग ठोस रूप ले चुकी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के आसमान में इकट्ठा होकर घूमने लगी थी। इनफैक्ट उसकी गति लगातार बढ़ती जा रही थी। स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा भी लगातार बढ़ती गई। आखिरकार एक भारी ढोल जैसी आवाज गूंजी और सारी हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान में एक विशाल अक्षर में बदल गई, इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट। चाहे कोई भी व्यक्ति इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के किसी भी कोने में हो, सिर उठाते ही वह इन विशाल अक्षरों को देख सकता था। नेमलेस माउंटेन के पीछे स्थित हेवनली पिलर पर खड़ा चेन फैन पूरे जियांगवे को देख रहा था। उसने अपनी आत्मा के भीतर मौजूद इटरनल लाइट लॉर्ड पैनल की ओर देखा। वहाँ एक गोल्डन पैनल लगातार चमक रहा था। अभिभावकों की प्रोस्पेरिटी 3 मिलियन से अधिक हो चुकी है। अगले पल इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के आसमान में छाए हुए वे विशाल अक्षर धीरे धीरे गायब हो गए। पूरी दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई। ऊपर से देखने पर मानो कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन चेन फैन को भीतर से हल्का महसूस हुआ जैसे इस दुनिया ने आखिरकार उसे स्वीकार कर लिया हो। चेन फैन हेवनली पिलर के ऊपर खड़ा होकर अनजाने में धीमे स्वर में बोला। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसे विश्वास था अगर वह मध्यम उम्र का व्यक्ति सच में वापस आ गया है तो वह उसकी पुकार जरूर सुन पाएगा। पहली बार पुकारने पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से पुकारा, फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब वह तीसरी बार पुकारने ही वाला था तभी कुछ हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी उसके सामने तेजी से इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे एक मध्यम उम्र के आदमी की आकृति में बदल गई। वह बिल्कुल पहले जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन फर्क यह था कि इस बार उस व्यक्ति की आंखों में पूरी तरह बेरुखी थी। उसमें जरा भी भावना नहीं थी। फिर उसने बेहद ठंडी आवाज में एक एक शब्द कहा, मैं इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट का नया हेवनली द हूँ और तुम इस स्थान की शक्ति फानियो लॉर्ड हो। आकृति दिखने में वही थी, लेकिन उसकी आवाज, उसकी आंखों में मौजूद भावनाएं सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग थी। फिर आह के साथ चेन फैन ने हल्की सी सांस छोड़ी। वह मुड़ा और हेवनली पिलर के किनारे की ओर चला गया। वह हैंगिंग बास्केट से नीचे उतरने की तैयारी कर रहा था। नीचे देखते हुए वह बुदबुदाया, लगता है पुराना व्यक्ति वापस नहीं आया है, तो अब बड़े और छोटे दुष्टों को पकाकर खाना पड़ेगा। पता नहीं बिस्ट का स्वाद कैसा होगा।
शायद अच्छा ही होगा। उसकी बात खत्म होते ही अरे 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 पीछे करे उस व्यक्ति का तनाव भरा चेहरा अचानक से बदल गया। अरे यार मैं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने कैसे पहचान लिया? फिर चेन फैन मुड़ा और उसे घूरते हुए बोला, तुमने खुद ही कहा था कि हेवेली दाव समान रूप से महाद्वीप की किसी भी शक्ति से संपर्क नहीं करता। समान हेवेली दाव तुम्हारी तरह कैसे हो सकता है? अधेड़ उम्र का व्यक्ति हंस पड़ा। चेन फैन की ओर देखते हुए उसकी आंखों की गहराई में आभार की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। फिर उसने सिर झुकाकर अपनी उंगलियों से हिसाब लगाया, फिर हल्के से अपने माथे को छुआ। उसकी दृष्टि तेजी से ऊपर उठी जब तक कि पूरा इटरनल कॉन्टिनेंट उसकी आंखों के सामने नहीं आ गया। वह कुछ भावुक होकर बोला, सच में नहीं सोचा था कि मैं फिर से जियांग में लौट पाऊंगा। सिर्फ 3 महीने से भी कम समय में फानियो ने इटरनल कॉन्टिनेंट की प्रोस्पेरिटी को इतना बढ़ा दिया कि हेवेली दाव फिर से बन सका। यह सच में अविश्वसनीय है। पहले भावुक होना बंद करो और काम करो। कौन सा काम? चेन फैन ने फिर लंबी सांस छोड़ी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। बुजुर्ग, क्या आप बहुत लंबे समय तक हेवेली दाव नहीं रहे और अपना असली काम ही भूल गए? इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट ने द्वितीय स्तरीय महाद्वीप बनने की सभी शर्तें पूरी कर ली है। अब बस आपको इसकी सूचना ऊपर देनी है। ओह हाँ, अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक अपना माथा थपथपाया। तुम रुको, मैं अभी जाकर यह काम करता हूँ। यह कहते हैं उसका शरीर तुरंत फिर से प्रकाश में बदल गया और धीरे धीरे गायब हो गया। वैसे दोस्तों इस बंदे की पावर्स भी बहुत ज्यादा कूल है ना, और हो भी क्यों ना, आखिर यह हेवेली दाव जो रह चुका है। काश इस वक्त अपना त्यानी भी जिंदा होता तो मजा आ जाता। खैर इसके बाद चेन फैन अकेला हेवेली पिलर्स के सबसे ऊपर खड़ा था। उसने ऊपर साफ नीले आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। ऐसा हेवेली दाव होना भी अच्छा है, काम कराना आसान होता है और समय समय पर याद भी दिला सकते हैं। तभी बादलों के बीच बिल्कुल खाली आसमान में अचानक एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट गूंजी। इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के सभी पर्वत श्रृंखलाएं एक ही समय पर गरजने लगी। नदियों में बिना किसी हवा के ही लहर दिखाई देने लगी। जंगलों के पत्ते भी धीरे धीरे कांपने लगे और अगले ही पल आसमान से करोड़ों बेहद छोटे हल्के सुनहरे धागे जैसे दिव्य रोशनी नीचे की ओर उतरने लगे। फिर वे करोड़ों सुनहरे धागे धीरे धीरे त्रिआयामी अक्षरों में बदलने लगे और लिखा गया कि अपग्रेड की अनुमति है। और फिर इसके बाद ये सब तेजी से बिखर गए और प्रकाश में बदलकर पहाड़ों, नदियों और धरतियों में समा गए। जैसे ही ये विशाल अक्षर नीचे उतरे मानो अंतिम मुहर लग गई हो। इसके तुरंत बाद एक गर्म और मुलायम सुनहरी बारिश पूरे इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट पर बरसने लगी। इस बारिश से पहले की तरह किसी की उम्र तो नहीं बढ़ी, लेकिन जब यह शरीर पर गिरती तो बिल्कुल भी ठंडक महसूस नहीं होती थी, बल्कि एक बेहद गर्म और आरामदायक एहसास होता था। चेन फैन अकेला हेवेली पिलर के शीर्ष पर खड़ा होकर नीचे पूरे जियांग वेई की ओर देख रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद वह अचानक से हंस पड़ा। फिर उसकी आत्मा के भीतर इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट का एक पैनल धीरे धीरे दिखाई दिया। वहाँ पर लिखा था कि इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट की द्वितीय स्तरीय महाद्वीप बनने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस दुनिया में आए हुए कई साल बीत चुके थे और आज आखिरकार चेन फैन को अपनी मेहनत का कुछ परिणाम मिला था। तभी उसे अपने पैरों के नीचे मौजूद हेवेली पिलर्स में भी हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। उसने नीचे देखा कि हेवेली पिलर्स की सतह पर पूरे महाद्वीप का नक्शा दिखाई देने लगा था। ग्रे क्षेत्र उसकी फायरिंग रेंज से बाहर के क्षेत्र थे, हरे क्षेत्र उसके फायरिंग रेंज के अंदर के क्षेत्र थे। बस उंगली से किसी क्षेत्र को छूना था और हेवेली पिलर्स उसी क्षेत्र पर हमला कर देता। यही था द्वितीय स्तरीय महाद्वीप द्वारा हेवेली पिलर्स को दिया गया नया उपयोग अधिकार। इनफैक्ट लॉर्ड पैनल में हेवेली पिलर्स की लेवल 10 की अधिकतम सीमा को हटा दी गई थी। फिर बहुत जल्द चेन फैन ने अपना हाथ उठाया, 3 मिलियन घोष स्टोन खर्च किए और ऐसा करने के बाद उसके नीचे मौजूद हेवेली पिलर्स लेवल 20 तक अपग्रेड हो गया। उसके सामने फिर से एक पैनल दिखाई दिया कि हेवेली पिलर्स को लेवल 20 तक अपग्रेड कर दिया गया है। यह मैक्स लेवल तक पहुंच चुका है और इससे आगे अपग्रेड नहीं किया जा सकता। लेवल 20 का मैक्सिमम इफेक्ट प्राप्त हुआ अक्रॉस द ओशियन। जब हेवेली पिलर्स का लक्ष्य इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के बाहर हो तो उसके डैमेज में 2 गुना वृद्धि होगी। यह था फानियो का पहला लेवल 20 का हेवेली पिलर्स। जैसा कि दोस्तों उस हेवेली दाव वाले व्यक्ति ने कहा था कि एक बार इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट द्वितीय स्तर कॉन्टिनेंट बन जाए तो फिर चीजें काफी ऊपर लेवल तक अपग्रेड हो जाएगी। एंड वही चीजें फिलहाल हो रही है। एंड हो सकता है कि इन फ्यूचर इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट तृतीय स्तर तक अपग्रेड हो और इससे ऊपर लेवल के भी हमें हेवेली पिलर्स देखने को मिले एंड दीप तोपे भी देखने को मिले। एंड सच बताओ तो यार इन फ्यूचर उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। फिर इसके बाद चेन फैन ने डिफेंस लाइन की दीवारों को भी एक ही बार में लेवल 15 तक अपग्रेड कर दिया। डिफेंस वॉल लेवल 16, आवश्यकता 50,000 घोष स्टोन और किसी अन्य महाद्वीप की एक मुट्ठी मिट्टी। लगता है कुछ भवनों का अपग्रेड फिलहाल रोकना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आगे उसे जो करना था वह था इन 3 वर्षों के सुरक्षित समय को पूरी तरह से फायदा उठाना। उससे जितना हो सके इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट को और भी ज्यादा विकसित करना था और अब मर्चेंट पेवेलियन भी एक बार फिर से खोज की यात्रा पर निकल सकता था। उसे कोशिश करनी थी कि उनके जैसा कोई दूसरा महाद्वीप मिल जाए, एक ऐसा महाद्वीप जिसके ऊपर मानव जाति का राज हो, ताकि वे देख सके कि दूसरे महाद्वीप किस तरह से विकसित हो रहे हैं। फिर समय धीरे धीरे बीतता गया, पता ही नहीं चला कि युद्ध समाप्त हुए 6 महीने बीत गए थे। अब जाकर मर्चेंट पेवेलियन के सभी सदस्य न्यू कॉन्टिनेंट से वापस लौटने लगे। उनका मिशन पूरा हो चुका था। अब उन्हें अपने मूल काम पर वापस लौटना था, जो था नए महाद्वीप की खोज करना। मर्चेंट पेवेलियन के सभी सदस्यों के लिए विदाई भोज आयोजित करने के बाद चेन फैन अकेला फानियो वापस लौट आया। वहाँ अभी भी कई सारे काम बाकी थे जिन्हें उसे संभालना था। जैसे हाल ही में फानियो ने कई प्राइवेट स्कूल्स बनाए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद मिली एक बिल्डिंग ब्लूप्रिंट अब अधिकतम स्तर तक अपग्रेड हो चुकी थी। बिल्डिंग का नेम प्राइवेट स्कूल, बिल्डिंग ग्रेड ब्लू, बिल्डिंग का लेवल 20, बिल्डिंग इफेक्ट प्राइवेट स्कूल के भीतर याददाश्त और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। 10वें स्तर का मैक्सिमम इफेक्ट ज्ञान के द्वार में प्रवेश। लेवल 20 तक पहुंचने के बाद यह एक विशेष स्पिरिट ग्रिड के साथ फ्यूजन कर सकता है। 20वें स्तर का मैक्सिमम इफेक्ट था विद्यार्थियों से घिरा गुरु। अगर कोई समान इंसान है तो
पहली बार कल्टीवेटर की पहचान जागृत करते समय उसकी पूर्व शिक्षा के आधार पर उसके सामने उसकी प्रतिभा के अनुकूल 3 कल्टीवेटर टाइप्स दिखाई देंगे और वह उनमें से किसी एक टाइप को अपनी इच्छा से चुन सकेगा। हेवनली द ब्लेसिंग इफेक्ट चूजन वन। हर साल होने वाली बड़ी परीक्षा में जो विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे एक खास पुरस्कार मिलेगा। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था प्राइवेट स्कूल बनाने से सक्रिय होने वाला एक फर्स्ट लेवल का कॉन्टिनेंट का हिडन हेवनली द ब्लेसिंग। एकीकरण पूरा करने के बाद ज्ञान को हर जगह फैलाओ और इसको पूरा करने के लिए कुल 10,000 प्राइवेट स्कूल्स बनाने होंगे। तभी वहाँ कोई पीछे से आया और रिपोर्ट करने लगा, लॉर्ड आपकी योजना के अनुसार अब तक 9,982 प्राइवेट स्कूल्स बनाए जा चुके हैं। उम्मीद है कि कल बाकी बचे 18 प्राइवेट स्कूल्स भी पूरी तरह से बन जाएंगे। अच्छा है। चेन फैन ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में मुस्कान दिखाई दी। शुरू से ही उसे लगता था कि यह दुनिया थोड़ी सी अन्यायपूर्ण है। हर व्यक्ति 16 वर्ष की उम्र में एक घोष स्टोन के जरिए कल्टीवेटर बन सकता था, लेकिन वह किस प्रकार का कल्टीवेटर बनेगा यह पूरी तरह से उसके भाग्य पर निर्भर करता था। अगर कोई आर्किटेक्ट के रूप में जागृत हो जाए तो वह बाकी लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर माना जाता था, और अगर कोई भी स्पेशल कल्टीवेटर टाइप जागृत न हो तो वह बिल्कुल सामान्य इंसान बनकर रह जाता था। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल्स के आने से लोग 3 अलग अलग कल्टीवेटर्स टाइप को चुन पाएंगे और अपनी पसंद से अपनी एक पसंद को चुन पाएंगे। इस समय बड़ी संख्या में 14 से 15 साल के बच्चे, यहाँ तक कि उससे ज्यादा उम्र के नौजवान भी प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि बच्चे भविष्य थे और नौजवान वर्तमान थे। इसलिए प्राइवेट स्कूल चेन फैन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वैसे दोस्तों क्या लगता है, चेन फैन जैसा लीडर हमारे देश को भी मिल जाए तो इस देश को बेहतर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता और हमारी लाइफ भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। वैसे यहाँ आप सभी में से कितनों को लगता है कि काश वे भी चेन फैन की इस बेहतरीन दुनिया का हिस्सा होते और वहाँ एक्सप्लोर कर पाते? बाय द वे आप लोग इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद चेन फैन हेवनली पिलर्स के किनारे खड़ा होकर नीचे बने फान सिटी को शांति भाव से देखने लगा। फिलहाल युद्ध समाप्त हुए 6 महीने बीत चुके थे और आने वाले 2.5 सालों तक इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट पर घोस्ट का हमला नहीं हो सकता था। अब हमला इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट को हेवनली दाव से आशीर्वाद मिला था कि अगले 3 साल तक कोई भी घोस्ट नेस्ट हमला नहीं कर सकता था। इसलिए फिलहाल कोई भी बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन उसे इन 2.5 सालों में पर्याप्त तैयारी करनी थी। आखिरकार थंडरस्टॉर्म सी रीजन में अभी भी बड़ी संख्या में घोस्ट मौजूद थे। किसी को भी नहीं पता था कि थंडरस्टॉर्म सी रीजन अचानक कब गायब हो गया, और वहाँ पर रहने वाले घोस्ट रॉयल घोस्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। एक लेवल 10 की डिफेंस लाइन भी उनके सामने टिक नहीं सकती थी, और इससे पहले उस मध्यम उम्र के व्यक्ति से उसे पता चला था कि फर्स्ट लेवल कॉन्टिनेंट के कुल 5 हिडन हेवनली द ब्लेसिंग होते हैं। इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के सेकेंड लेवल कॉन्टिनेंट बनने के बाद उसने 2 हिडन हेवनली द ब्लेसिंग इफेक्ट पूरे कर लिए थे। पहला था स्पिरिट स्टार गाइड्स द वे और दूसरा था दीज 2 हिडन हेवनली द ब्लेसिंग। इसके अलावा एकीकरण का पुरस्कार था एक पर्पल ग्रेड ट्रेजर। ट्रेजर नेम था फानियो जेड सील। ट्रेजर ग्रेड पर्पल। ट्रेजर इफेक्ट पहला सप्रेस इन ड्रैगन शैडो 9 हेवेंस। फॉर्मेशन सक्रिय होते ही एक विशाल फॉर्मेशन डायग्राम प्रकट होता है। दूसरा था सी ट्रूथ, एकमात्र आधिकारिक सील, हर व्यक्ति इसे देख सकता है। और तीसरा था एक कम्प्लीस अफेयर, अगर कोई फानियो के प्रति शपथ ले तो उसकी हथेली पर एक निशान उभर आएगा और वह दिन रात जलने वाले दर्द को सहन करेगा। चौथा था पीसफुल टाइम, संकट के समय 3 जहां के दायरे में समय की गति अचानक बहुत धीमी हो जाएगी, लेकिन सील धारण करने वाला व्यक्ति सामान्य गति से ही कार्य कर सकेगा। और पांचवा था प्रोटेक्शन, जेड सील उसकी रक्षा करेगा, फानियो नष्ट नहीं होगा और सील धारण करने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। छठा था इनहेरिटेंस, हर वर्ष फानियो के विकास के साथ जेड सील पर एक नया निशान जुड़ जाएगा। हर 81 वर्ष में एक नया स्पेशल इफेक्ट प्राप्त होगा। चेन फैन हेवनली पिलर्स पर खड़ा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी फानियो जेड सील की ओर देखा, जिसे सप्रेस सीन कहा गया था। उसका अर्थ था कि जेड सील धारण करने वाला चेन फैन जो भी बोलेगा, फानियो के सदस्यों के कानों में वही आवाज ड्रैगन रोअर की तरह सुनाई देगी। भाषण देने के लिए और कोई जरूरी सूचना देने के लिए यह एबिलिटी बहुत ही ज्यादा काम की थी। वह अगर यह भी कह दे कि एक अंडे से एक फ्राइड राइस बनाया जा सकता है तो भी फानियो के सदस्य इसे सुनकर जोश में भर जाते हैं। वही सी ट्रूथ का मतलब था आधिकारिक आदेश जारी करना। जैसे ही वह सील लगा देता, हर फानियो सदस्य अपने आइडेंटिटी टोकन के जरिए यह पता लगा सकता था कि सील असली है या नकली। इससे वह महत्वपूर्ण आदेश जारी करते समय किसी भी धोखे की संभावना से बच सकता था। यह उसके नीचे काम करने वालों को नियंत्रण करने का एक तरीका था। और अगर कोई फानियो सदस्य जेड सील के सामने शपथ लेता तो शपथ लेने के बाद उसकी हथेली पर एक निशान उभर आता और वह दिन रात जलते हुए दर्द को सहता रहता। चौथा और पांचवा इफेक्ट दोनों जीवन बचाने के लिए था। उनका प्रभाव उसकी एमरल्ड स्टाफ से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। छठा इफेक्ट इनहेरिटेंस था। फानियो के हर साल विकसित होने पर जेड सील पर एक नया निशान जुड़ता। हर 81 वर्ष में एक नया स्पेशल इफेक्ट प्राप्त किया जा सकता था। चेन फैन ने गहरी सांस ली। फर्स्ट लेवल कंटिनेंट का हिडन हेवनली द ब्लेसिंग असल में एक तरह का पुरस्कार था। जब कोई महाद्वीप विकास के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता तो हेवनली द उसे यह पुरस्कार देता था, और अब चेन फैन का काम था इस शांति की पूरी तरह से रक्षा करना। तभी उसके पास खड़े वांगुई की जेब में रखा ट्रांसमिशन डिवाइस अचानक से हल्का गर्म हो गया। यंग मास्टर, नीचे लोगों को हेवनली वुड मिल गया है। चेन फैन की आंखें चमक उठी। वो मुस्कुराया और बोला, चलो चलकर देखते हैं।
हेवनली वुड यह व्हीकल वर्कशॉप को लेवल 10 तक अपग्रेड करने के लिए एक आवश्यक सामग्री है। एक गोदाम के अंदर चेन फैन अपने हाथों में पकड़ी हेवनली वुड को देखने लगा। अब कुछ सामान, जादुई वस्तुएं, ट्रेजर और रेयर आइटम्स की पहचान करना उनके नीचे काम करने वाले जांचकर्ताओं का काम था। हालांकि इससे गति काफी धीमी हो जाती थी, लेकिन वस्तुओं की संख्या बहुत ही ज्यादा थी और चेन फैन अकेले सबकी पहचान नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने यह टीम बैठा के रखा था। इनफैक्ट यह हेवनली वुड भी नीचे काम करने वाले एक जांचकर्ता ने ही खोजी थी। यंग मास्टर, सफेद बालों और लंबी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग गोदाम के सामने कांपते हुए समझाने लगा, यह हेवनली वुड कुछ महीने पहले ही आपके आदेश की वजह से मिली है। कुछ ही महीने पहले आपने न्यू कॉन्टिनेंट से थंडर सी रीजन में मौजूद घोस्ट पर एज़ुरे ड्रैगन कैनन से हमला करने का आदेश दिया था। आप ये परीक्षण करना चाहते थे कि क्या उन घोस्ट को मारा जा सकता है। अब इसका परिणाम मिल चुका है। उन्हें मारा नहीं जा सकता, लेकिन एक जहाज के तख्ते का टुकड़ा गलती से थंडर स्टॉर्म सी रीजन में बह गया। उस पर हेवनली लाइटिंग ने वार किया और उसी के बाद यह हेवनली वुड बन गया। चेन फैन ने अपने हाथ में मौजूद हेवनली वुड के पैनल की ओर देखा। वह कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। ट्रेजर का नेम हेवनली वुड, इस ट्रेजर का ग्रेड ब्लू, ट्रेजर का इफेक्ट ऐसी लकड़ी जो 10,000 वर्ष की हेवनली लाइटिंग से टकराने के बाद भी टूट नहीं सकती। ठीक है, चेन फैन ने सिर हिलाया और गोदाम से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट किंग नंबर 95 ने दूर समुद्र में एक बार फिर अपनी ओर तेजी से दौड़ती हुई उस विशाल नीले ज्वानों को देखा। उसने मन ही मन लंबी सांस ली और फिर हवा में समुद्र के बाहर स्थित द्वीप की तरफ उड़ गया। वह इस नीले ज्वानों को एक बार फिर से समुद्र की गहराई में ले जाने वाला था। आज से 6 महीने पहले जब उसने समुद्र के ऊपर इस पुराने साथी को दोबारा अपनी ओर आते देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। उसे अब तक याद नहीं था कि उस समय उसके मन में आखिर क्या भावना थी। अब तो वह मरकर दोबारा जीवित हो चुका था, फिर भी यह आखिर उसका पीछा कैसे कर सकता है। खैर छोड़ो, पहले की तरह हर दिन एक चक्कर लगाकर भागना पड़ेगा। चलो इसे ही शरीर की कसरत समझकर भाग लूंगा। विशाल समुद्र के ऊपर नाव की डेक पर खड़ा वांग माजी गंभीरता से समुद्र की गहराई को देख रहा था। किसी को भी नहीं पता था कि इस विशाल समुद्र की गहराई में आखिर क्या चीज छिपा हुआ है, लेकिन आखिर यही तो उनके मर्चेंट पेवेलियन के अस्तित्व का उद्देश्य था। मतलब इन विशाल दुनिया में चीजों की खोज करना। इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के जांगवे में चेन फैन अपने सामने मौजूद लेवल 10 तक अपग्रेड किए गए व्हीकल वर्कशॉप को देखने लगा। अब इसमें एक नया व्हीकल बनाया जा सकता था। व्हीकल वर्कशॉप को लेवल 10 तक अपग्रेड करने के बाद एक नया वाहन अनलॉक हुआ था। उसका नाम था एब्सोल्यूट अर्थ पपेट। यह जमीन के नीचे खुदाई करने का काम कर सकता था। इसे बनाने के लिए 1000 घोस्ट स्टोन की जरूरत थी। चेन फैन ने तुरंत 1000 घोस्ट स्टोन खर्च किए और एक एब्सोल्यूट अर्थ पपेट बना दिया। वैसे यह पपेट दिखने में एकदम गोलू मोलू जैसा था। जैसे ही उसने आदेश दिया, अर्थ पपेट ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसने अपना फावड़ा उठाया और सीधे जमीन को खोदने लगा। बहुत ही जल्द उसने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया और खुद भी उसी गड्ढे में दब गया। यह तो काफी अच्छा है। चेन फैन की आंखों में चमक आ गई। इसकी खुदाई की गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक साथ बनाया जा सकता था। इसका मतलब था कि भविष्य में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के दौरान जमीन के नीचे सुरंग बनाने के लिए उसे खुद या वेवे को मैदान में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह सीधे बड़ी संख्या में इस अर्थ पपेट को तैयार करेगा और उन्हें काम पे लगा देगा। अच्छा है, चेन फैन मुस्कुरा उठा। वैसे समय के साथ चेन फैन भी काफी बदल गया था और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठाने लगा था, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो पहले वह हर एक ब्लूप्रिंट की जांच वो खुद करता था, लेकिन अब उसने अपने नीचे एक टीम बना लिया था। इसके अलावा खुदाई का काम वेवे का था, लेकिन अब वेवे भी मैजिकल बीस्ट को संभालने का काम करता था, उसे ट्रेनिंग देता था और इसीलिए उसने खुदाई के लिए एक पपेट भी बना लिया था। इसके बाद व्हीकल वर्कशॉप को लेवल 11 तक अपग्रेड करने के लिए 10,000 घोस्ट स्टोन के अलावा एक हेवनली वुड भी चाहिए था, इसलिए फिलहाल वह इसे अपग्रेड नहीं कर सकता था। अब उसे देखना था कि थंडर सी रीजन में अगली हेवनली वुड कब पैदा होती है, कब मिलती है। इसके अलावा व्हीकल वर्कशॉप को लेवल 10 तक पहुंचाने पर एक मैक्सिमम इफेक्ट भी प्राप्त हुआ था। व्हीकल वर्कशॉप लेवल 10 मैक्सिमम इफेक्ट ट्रैफिक फ्लो। इससे येलो ग्रेड बिल्डिंग ब्लूप्रिंट रोड अनलॉक हो गया था। रोड पर चलने वाली सभी व्हीकल्स को दोगुनी गति का बूस्ट मिलेगा। साथ ही उनमें घोस्ट के खिलाफ एक निश्चित स्तर का डर पैदा करने की क्षमता भी होगी। इसके लिए किसी ब्लूप्रिंट की जरूरत नहीं थी। इटर्नल लाइट लॉर्ड पैनल पर सीधे एक नया बिल्डिंग दिखाई दिया। उसका नाम था रोड। इसे बनाने की कीमत हर एक मीटर के लिए केवल एक घोस्ट स्टोन चाहिए थी, यानी कॉपर पाइप जितनी ही सस्ती। अफसोस की बात यह थी कि चेन फैन को थोड़ा सा पछतावा हुआ, क्योंकि यह इफेक्ट हाई स्पीड रेल पर लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि हाई स्पीड रेल को व्हीकल्स नहीं माना जाता था। असल में वह सिर्फ एक प्रकार का हैंगिंग बास्केट थी। लेकिन इस रोड की कीमत बेहद कम थी। इसे पूरे इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट में फैलाया जा सकता था। इससे अलग अलग क्षेत्र के बीच आना जाना और व्यापारिक संपर्क बनाना काफी ज्यादा आसान हो सकता था। यह सब करने के बाद चेन फैन फिर से नेमलेस माउंटेन की ओर चला गया। अभी उसके पास अपग्रेड करने के लिए बहुत सी बिल्डिंगें थी। वह इस समय काफी ज्यादा व्यस्त चल रहा था। उदाहरण के लिए सिग्नल टावर बनाना। अब तक फानियों के सभी सिग्नल टावर केवल लेवल 1 पर ही अपग्रेड हुए थे। इसका मेन कारण था कि उसके अपग्रेड के लिए चीजें चाहिए थी वो बहुत ही ज्यादा कठिन थी, क्योंकि सिर्फ लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए सी इम्ब्रियो, माउंटेन इम्ब्रियो और फॉरेस्ट इम्ब्रियो में से किसी एक की जरूरत थी। साथ ही 2000 घोस्ट स्टोन भी चाहिए थी, लेकिन अब उसके पास सभी सामग्री मौजूद थी। इसलिए चेन फैन ने एक ही बार में सिग्नल टावर को लेवल 20 तक अपग्रेड कर दिया। सिग्नल टावर
वह लेवल 20 पर पहुंच गया था। इस अपग्रेड में अब कोई अलग दिशा चुनने का ऑप्शन ही नहीं था। ट्रांसमिशन डिवाइस की कम्युनिकेशन रेंज सीधे 10 लाख किलोमीटर तक पहुंचा दी गई थी और लेवल 20 का मैक्सिमम इफेक्ट था साउंड नेवर एंड्स। इसमें अधिकतम 3 कीवर्ड सेट किए जा सकते थे। इससे होता यह था कि कम्युनिकेशन रेंज के भीतर जो भी व्यक्ति ट्रांसमिशन डिवाइस का इस्तेमाल करते समय इन कीवर्ड में से किसी का भी जिक्र करेगा तो उसकी ट्रांसमिशन को बीच में रोका जा सकता था और उसकी डाटा चेन फैन तक पहुंचाया जा सकता था। पूरे 10 लाख किलोमीटर की कम्युनिकेशन रेंज, इतनी बड़ी रेंज लगभग 100 इटरनलाइट कॉन्टिनेंट को अपने भीतर समा सकती थी। इतनी विशाल कम्युनिकेशन रेंज लंबे समय तक काम करने के लिए एकदम पर्याप्त थी। लेकिन इस नए लेवल 20 मैक्सिमम इफेक्ट में काफी दिलचस्प बात थी। चेन फैन ने कुछ देर सोचा, फिर कीवर्ड सेट करने लगा। फर्स्ट लेवल कॉन्टिनेंट, सेकेंड लेवल कॉन्टिनेंट और इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट। 10 लाख किलोमीटर की कम्युनिकेशन रेंज के भीतर निश्चित रूप से दूसरे कॉन्टिनेंट्स और विभिन्न प्रजातियां मौजूद होंगे। ये 3 कीवर्ड्स उसे बाहरी दुनिया की बहुत सारी जानकारियां दिला सकते थे। बहुत जल्द उसकी आत्मा के भीतर मौजूद इटरनल लाइट क्लाउड पैनल पर और सिग्नल टावर की सतह पर बने कॉपर मिरर पर एक के बाद एक संदेश तेजी से दिखाई देने लगे। दरअसल ये सभी संदेश कम्युनिकेशन रेंज के भीतर मौजूद लोगों के ट्रांसमिशन की थी, जिनमें भी इन कीवर्ड का उल्लेख किया गया था। चेन फैन तेजी से उन्हें पढ़ने लगा, लेकिन इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बाहरी दुनिया को अभी भी यह नहीं पता था कि इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट द्वितीय स्तरीय कॉन्टिनेंट बन चुका है, या फिर शायद वे इसकी परवाह ही नहीं करते थे। चेन फैन ने कुछ देर सोचा, फिर इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट वाले कीवर्ड को हटाकर उसकी जगह ब्लैक ऐप से लिख दिया। इसके बाद उसने ट्रांसमिशन डिवाइस निकाला और सॉक्यू से संपर्क किया। उसने डार्क पेविलियन से एक व्यक्ति को भेजने को कहा, जिसका रोज का काम केवल इतना होगा कि बीच में पकड़ी गई इन सभी इंफॉर्मेशन को पढ़े और फिर जरूरी जानकारी को अलग करके इकट्ठा करके फिर सही रिपोर्ट तैयार करके इसके बाद सॉक्यू को उसे सही क्रम में करके चेन फैन के सामने पेश करना होगा। ब्लैक कैप्सी एक रहस्यमय अस्तित्व था जो केवल समुद्री क्षेत्र में दिखाई देता था। यह अत्यंत घनी काली ऊर्जा से बना हुआ स्थान था। घोस्ट जाति यहाँ बड़े पैमाने पर घोस्ट को बुला सकते थे और या ऐसा बोलो कि घोस्ट नेस्ट पैदा कर सकते थे। इनफैक्ट मानव जातियां भी इस जगह का इस्तेमाल कर सकती थी। इस जगह से मानव जातियां बड़ी संख्या में घोस्ट स्टोन तेजी से प्राप्त कर सकती थी। इसलिए यह हर शक्तिशाली अस्तित्व के लिए अनिवार्य रूप से कब्जा करने की जगह बन चुकी थी। इसे एक बेहद शक्तिशाली घोस्ट नेस्ट की तरह समझा जा सकता था। फिलहाल अगर संभव हुआ तो चेन फैन दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ सीधा टकराव नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद वह अभी भी उन्हें हरा नहीं पाएगा। दरअसल इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन वक्त के साथ वह बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता था। महायुद्ध समाप्त हुए 6 महीने बीत चुके थे। जियांगवे डिफेंस लाइन पर चेन फैन शहर की दीवार पर खड़ा समुद्र की ओर दूर देखने लगा। कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लूप्रिंट जो केवल सेकेंड लेवल कॉन्टिनेंट पर अनलॉक होते थे अभी भी उसे प्राप्त नहीं हुए थे। उदाहरण के लिए सेरेंथियन प्रोपेलर, अभी तक उसने केवल इसका उपयोग करने का अधिकार अनलॉक किया था। इसे प्राप्त करने के लिए इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट पर मरने वाले घोस्ट या इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट पे लोगों के द्वारा मारे गए घोस्ट, इनमें से किसी के भी मारे जाने पर इस ब्लूप्रिंट की मिलने की संभावना थी। लेकिन बात ऐसी थी कि पिछले कुछ दिनों से इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट पर एक भी घोस्ट मौजूद नहीं थे और न ही कोई हमला हुआ था। इसलिए स्वाभाविक रूप से फिलहाल उसे यह ब्लूप्रिंट नहीं मिल सकता था। आसपास के समुद्री क्षेत्र में फिलहाल घोस्ट पैदा नहीं हो रहे थे। पूरी दुनिया काफी शांत सी हो गई थी। चेन फैन ने बगल में खड़े उस मध्यम उम्र के व्यक्ति की ओर सिर घुमाया और ओरिजिनल कॉन्टिनेंट फ्रैगमेंट का फ्यूजन कैसा चल रहा है इस बारे में उससे पूछा। वह यह बात नहीं भूला था कि उसे ओरिजिनल कॉन्टिनेंट के हिस्से को इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट में मिलाना था। यही वह भूमि थी जहाँ पहले घोस्ट जातियां रहती थी। ओरिजिनल लैंड के हिस्से को जोड़ना पूरी तरह हेवनली दाव का काम था। फानियो ने उस ओरिजिनल कॉन्टिनेंट के हिस्से में हर जगह घोस्ट फायर जला दी थी और उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। इसका मतलब था कि फानियो ने उस भूमि पर पूरा कब्जा कर लिया था। अब बस हेवनली दाव को उसे इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट के साथ जोड़ना था। जब उस ओरिजिनल कॉन्टिनेंट के हिस्से में घोस्ट फायर पूरी तरह लगा दी गई तो न तो आसमान से गोल्डन रेन बरसी और न ही उसे 3 वर्षों का प्रोटेक्शन मिला। कुछ भी नहीं हुआ, मानो कुछ बदलाव हुआ ही न हो। उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, अनुमान है कि लगभग 6 महीने और लगेंगे। आखिरकार एक ओरिजिनल कॉन्टिनेंट के हिस्से को जोड़ना इतना आसान काम भी नहीं है। चेन फैन ने फिर पूछा, तो आखिर ऐसा करने का फायदा क्या है? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, यह बताना आसान नहीं है। कम समय में तो निश्चित रूप से कोई खास फायदा दिखाई नहीं देगा, लेकिन ओरिजिनल कॉन्टिनेंट का हिस्सा पूरी तरह टूटकर इटरनल लैंड कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा और भूमि का क्षेत्रफल भी नहीं बढ़ेगा। इसका असली फायदा तो मुझे पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो मैं जानता हूँ वह तुम्हें बता सकता हूँ। अंधेरा के आने से पहले ओरिजिनल कॉन्टिनेंट इस दुनिया का एकमात्र कॉन्टिनेंट था। पूरी दुनिया में उस समय केवल यही एक महाद्वीप मौजूद था। दूसरे शब्द में बोला जाए तो यह महाद्वीप इस पूरे संसार की वैधता और मूल अधिकार का प्रतीक है। जो भी कॉन्टिनेंट ओरिजिनल कॉन्टिनेंट के किसी हिस्से को अपने भीतर जोड़ लेता है उसे भी उस मूल वैधता का हिस्सा प्राप्त हो जाता है। अभी तुम्हें शायद इसकी जरूरत महसूस नहीं होगी, लेकिन जब भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें समझ आएगा कि मूल वैधता की कीमत कितनी ज्यादा है और तब जाकर तुम यह भी समझोगे कि इतने सारे कॉन्टिनेंट्स ओरिजिनल कॉन्टिनेंट्स के एक छोटे से हिस्से के लिए पागलों की तरह क्यों लड़ते हैं। चेन फैन ने इससे आगे कुछ नहीं कहा। वह बस एमराल्ड स्टाफ का सहारा लेते हुए शांत भाव से शहर की दीवार पर चलता रहा। लेकिन वही दूसरी तरफ हम सबका प्यारा घोस्टिंग सोच रहा होता है कि आखिर यह खास तौर पर उसके लिए ही भेजा गया था, वरना वे सिर्फ एक फ्लाइंग बोट नहीं भेजते। शायद अब फानियो बाहरी दुनिया का खोज कर चुका था। उसे नहीं पता था कि वह जिस वीरान द्वीप पर था वह इटरनल लाइट कॉन्टिनेंट से कितनी दूरी पर है, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि यह थंडरस्टॉर्म सी रीजन से बाहर था। लेकिन फानियो की फ्लाइंग बोट आखिर थंडरस्टॉर्म सी रीजन को पार करके यहाँ तक कैसे पहुंच गई? यह सोचते ही उसके दिल में अचानक हल्का सा धक्का लगा। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि शायद अब उसकी रिटायरमेंट लाइफ
अब खत्म होने वाली थी। अब दोस्तों सच तो यह था कि घोस्ट किंग जीवू और चेन फैन के बीच एक छोटा सा समझौता हुआ था, लेकिन जीवू एक घोस्ट था, इसलिए उसके मन में हमेशा से एक डर था कि कहीं चेन फैन आज नहीं तो कल जाकर उसको खत्म न कर दे। तभी उसने देखा कि वो फ्लाइंग बोट तेजी से उसकी ओर आ रही थी और शायद उसने भी इस द्वीप पर भरे हुए घोस्ट को देख लिया था। फिर फ्लाइंग बोट अचानक से तेजी से मुड़ने लगा। घोस्ट किंग जीवू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मुंह से थोड़ा सा खून बहाया और एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। अगले पल उसकी गति बहुत ज्यादा तेज हो गई, इतनी ज्यादा कि आंखों से पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। वो तेजी से फ्लाइंग बोट के पीछे पहुंचा। उसे हर हाल में उन्हें रोककर पूरी बात समझानी थी, क्योंकि बेटा अगर यह फ्लाइंग बोट एक बार फानियो पहुंच गई तो अगली बार शायद फानियो से हेवनली पिलर ही यहाँ पे उड़कर आने वाला था। फानी मर्चेंट पेवेलियन के फ्लाइंग बोर्ड पर अचानक लेवल 1 की इमरजेंसी अलार्म बज उठा। एक अधेड़ उम्र का आदमी डरा हुआ ट्रांसमिशन डिवाइस में जोर से चिल्लाया, यह मर्चेंट पेवेलियन की फ्लाइंग बोट नंबर 372 है, कैप्टन वांग के बोल रहा हूँ। न्यू कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर हमें एक विशाल समुद्री द्वीप मिला है। इस द्वीप पर बड़ी संख्या में घोस्ट मौजूद है। इस समय एक संदिग्ध घोस्ट किंग हमारी ओर तेजी से उड़कर आ रहा है। उसकी गति बेहद तेज है। वह कुछ पल के लिए रुका, फिर उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में बहुत ज्यादा डर छाया हुआ था। उसने दांत खींचकर धीमी आवाज में कहा, वांग पेवेलियन मास्टर, हम वापस नहीं लौट सकते। फ्लाइंग बोट नंबर 327 आत्मविनाश की तैयारी कर रही है। कृपया अब से मेरी पत्नी और बच्चों का ध्यान रखना। इसके बाद उसने अपने आसपास के युवाओं को देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। घोस्ट किंग तेजी से करीब आ रहा था। अब वह केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर था। फिर कैप्टन ने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम अपनी प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन उसी समय घोस्ट किंग उसके सामने पहुंच गया और उसने सिर्फ एक ही हाथ बढ़ाकर उस फ्लाइंग बोट को रोक दिया। वह दर्जनों मीटर ऊंचा घोस्ट किंग हवा में घुटनों के बल बैठ गया और उतनी ही घबराहट के साथ पूरी ताकत से चिल्लाया कि फानियो मेरी जान बख्श दो, मैं हूँ घोस्ट किंग नंबर 95। याद करो आज से 6 महीने पहले मैंने तुम्हारी मदद की थी। मैंने तुम्हें उस भूतिया जाति के कमांडर तक पहुंचाया था और तुम लोगों ने उसे मार गिराया था। याद करो मुझे। पहले हमला मत करना, पहले मेरी बात सुनो। फ्लाइंग बोट के अंदर मौजूद वह अधेड़ उम्र का आदमी जो अभी अभी घोस्ट स्टोन से विस्फोट करने वाला था, उसने फ्लाइंग बोट के सामने एक हाथ से उसे रोकने वाले घोस्ट एम्परर को देखा। उसके अंदर का डर चरम सीमा पर पहुंच गया था। यह पहली बार था जब उसने इतनी नजदीक से एक घोस्ट किंग को देखा था। लेकिन जब उसने सामने वाले की बात सुनी तो वह वहीं जम गया। उसे अचानक कुछ भी समझ नहीं आया। यह घोस्ट किंग उसके फ्लाइंग बोट से नहीं डर रहा था, बल्कि वह फानियों के झंडे से डर रहा था। लेकिन यहाँ से न्यू कॉन्टिनेंट पूरे 14,000 किलोमीटर दूर था। क्या यहाँ भी कोई ऐसा घोस्ट किंग था जिसने फानियों का नाम ऑलरेडी सुन रखा था? घबराइए मत, कोई भी घबराइए मत, शांत रहिए, घोस्ट किंग ने एक बार फिर से ऊंची आवाज में कहा। वह दर्जनों मीटर ऊंचा घोस्ट किंग इस समय बुरी तरह से हाफ रहा था। वह अपनी तरफ से एक बदसूरत सी मुस्कान निकाल कर यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसका कोई भी बुरा इरादा नहीं है। उसने कांपती आवाज में कहा, नमस्ते, क्या आप फानियों के किसी बड़े अधिकारी से संपर्क करा सकते हैं? बस इतना बता दीजिए कि मैं घोस्ट किंग नंबर 95 हूँ, फिर वह पक्का पहचान जाएंगे कि आखिर मैं कौन हूँ। दरअसल मेरी रिटायरमेंट लाइफ इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी वापस से पुनर्जन्म लेकर मजे करना चालू ही किया है। हमारा घोस्ट किंग जीवो इतना बेचैन हो चुका था कि मानो वह अब रोने ही वाला था। अधेड़ उम्र के आदमी ने घोस्ट किंग को देखा। अरे आप रोइए मत। अधेड़ उम्र के आदमी ने उस घोस्ट को देखा और वह कुछ देर के लिए समझ नहीं पाया कि आखिर वह क्या करे। लेकिन तभी कम्युनिकेशन डिवाइस से वांग माजी की तेज आवाज आई, वांग के वर्तमान एस्केप रूट की जानकारी दो, सपोर्ट टीम जल्द तुम तक पहुंच जाएगी, तुरंत जवाब दो। अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया। फिर उसने कहा, वांग पेवेलियन मास्टर, वह घोस्ट किंग हमारे पीछे आ गया। उसने फ्लाइंग बोट को रोक लिया है। वह कह रहा है कि उसका नाम घोस्ट किंग नंबर 95 है और वह फानियों के उच्च अधिकारी से बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से एक पल के लिए कोई भी आवाज नहीं है। फिर वांग माजी ने अजीब आवाज में कहा कि क्या घोस्ट किंग नंबर 95 मर नहीं गया था? पहले उससे पूछो कि क्या वह घोस्ट किंग नंबर 95 जो कितियान प्लेन में फानियों के साथ 1 साल तक रहा था वो वाला है? तब तक मैं यंग मास्टर से संपर्क करता हूँ। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने घोस्ट किंग की तरफ देखा और उसने फिर गहरी सांस ली और जोर से पूछा कि क्या तुम वही घोस्ट किंग नंबर 95 हो जो पहले कितियान प्लेन में फानियों के साथ 1 साल तक रहा था? अरे नहीं, घोस्ट किंग ने बेचैनी से अपना सिर खुजलाया। वह येलो स्प्रिंग पास वाला घोस्ट किंग नंबर 95 है। अरे यह 95 नंबर इतना आम क्यों हो गया है? आखिर तुम लोगों ने कितने 95 नंबर के घोस्ट किंग को जान रखा है? दरअसल मैं वही 95 नंबर हूँ जिसने येलो स्प्रिंग पास क्षेत्र में तुम्हें रास्ता दिखाया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर ट्रांसमिशन डिवाइस की ओर देखा। नहीं, वह कह रहा है कि वह येलो स्प्रिंग पास वाला घोस्ट किंग नंबर 95 है। फिर दूसरी तरफ से वांग माजी के राहत भरी आवाज आई, फिर तो ठीक है, मैंने यंग मास्टर से संपर्क कर लिया है। तुम एक काम करो, एक ट्रांसमिशन डिवाइस बाहर की ओर फेंक दो। फिर फ्लाइंग बोट से एक कम्युनिकेशन डिवाइस धीरे धीरे बाहर उठकर आया। फिर घोस्ट किंग नंबर 95 ने बिना किसी लापरवाही के उस कम्युनिकेशन डिवाइस को पकड़ लिया। फिर कुछ देर के बाद उस कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, मेरा नाम चेन फैन है, मैं फानियों का लॉर्ड हूँ। सुना है तुमने मेरे लोगों को पकड़ के रखा है, तो बताओ उन्हें छोड़ने की तुम्हारी क्या शर्त है? छोड़ने की शर्त? यह जानी पहचानी आवाज सुनते ही घोस्ट किंग नंबर 95 का शरीर हल्का सा कांप गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कभी कभी सपनों में भी उसके दिमाग में यही आवाज गूंज रही थी। यही था फानियों के लॉर्ड चेन फैन की आवाज। घोस्ट किंग नंबर 95 ने तुरंत कहा, मेरी शर्त है कि, लेकिन तभी अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल उसकी आवाज में रोने जैसी बेचैनी आ गई थी। लॉर्ड चेन, मैंने आपके लोगों को पकड़ा नहीं है, मैंने तो बस उन्हें यहाँ से गुजरते हुए देखा तो सोचा कि बेचारों को प्यास लगी
होगी, इसलिए मैं उन्हें पानी देने आया था। वे जब चाहे जा सकते हैं। मैं घोस्ट किंग नंबर 95 हूँ। आज से 6 महीने पहले मैंने आपको रास्ता दिखाया था और आपके फानियों की उस बड़ी चीज ने एक कमांडर को उड़ा दिया था। याद है? हाँ याद है। हेवनली पैलेट तुम्हें मार नहीं पाया था। फिर घोस्ट किंग नंबर 95 ने काफी देर तक दांत खींचे रखे। आखिरकार उसने सीधा पूरी सच्चाई बता देने का फैसला किया। फिर उसने बताया कि वह ब्लैक एफसी में दोबारा कैसे जीवित हुआ। फिर वह एक वीरान द्वीप पर कब्जा करने के बाद कैसे उसके भीतर उसकी अपनी जाति के लिए हेवनली दो पैदा हुआ। फिर कम्युनिकेशन डिवाइस कुछ देर तक शांत रहा। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई। मुझे जहाँ तक याद है कि घोस्ट जाति को अपना जातीय हवेली दो बनाने के लिए एक कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना पड़ता है, लेकिन आखिर कब से एक वीरान द्वीप पर कब्जा करने से तुम सबका हवेली दो बनने लगा? घोस्ट किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बात तो मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता है। मैंने इस वीरान द्वीप पर कब्जा किया और इसके बाद मेरा जातीय हवेली दो खुद ही मेरे अंदर पैदा हो गया। शायद हवेली दो ने इस द्वीप को एक कॉन्टिनेंट मान लिया हो। तो फिर तो तुम्हारा यह द्वीप काफी बड़ा होगा। हाँ, छोटा तो बिल्कुल नहीं है। घोस्ट किंग नंबर 95 ने गर्व से सिर हिलाया, लेकिन फिर अगले ही पल उसे याद आया कि अभी बातचीत करने का समय नहीं था। उसने घबरा कर पूछा, तो क्या फैसला है? साफ साफ बता दो। अगर नहीं मानते हो तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हारे लोगों को वापस भेज दूंगा। कम्युनिकेशन डिवाइस कुछ पल के लिए शांत रहा। फिर काफी देर बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारी जाति का नाम क्या है? घोस्ट किंग ने थोड़ा सा शर्मिंदगी जताते हुए कहा, मेरे जाति का नाम रिटायरमेंट जाति है। अच्छा ठीक है, फानियो और रिटायरमेंट जाति पहले की तरह एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट जाति को फानियो को इस कॉन्टिनेंट पर उतरने का और खोजबीन करने की अनुमति देनी होगी। यह फानियो के एक्सप्लोरेशन जर्नी का सबसे पहला खोजा गया कॉन्टिनेंट है। इसका ऐतिहासिक और वास्तविक महत्व दोनों बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को छोड़ा नहीं जा सकता। यह सुनकर घोस्ट किंग ने राहत की सांस ली। फिर अचानक मुस्कुराकर अपनी छाती पे जोर से हाथ मार और बोला, जितना चाहो खोजो, जब चाहो आओ। अगर बहुत परेशानी हो तो फानियो इस कॉन्टिनेंट को सीधे अपने अधीन कर ले। हम भी तुम्हारे नाम के नीचे आ जाएंगे और आगे से तुम्हारे साथ ही काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद फ्लाइंग बोट धीरे धीरे दूर जाने लगा। पीछे से हमारा घोस्ट किंग तेजी से दूर जाती हुई फ्लाइंग बोट को देखकर लगातार हाथ हिला रहा था और चिल्ला रहा था, रास्ते में अपना ध्यान रखना, बिल्कुल भी मत मरना। कम्युनिकेशन डिवाइस पूरे रास्ते तक चालू रखना। अगर कोई खतरा मिले तो तुरंत बताना कि तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं है। भाई साहब, घोस्ट किंग जीवू तो अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रास्ते में इन लोगों के साथ कोई कांड हो जाए और उसका भरपाई इनको करना पड़े। उसे तो यह भी नहीं पता था कि सामने वाले ने उसकी बात सुनी भी है या नहीं। वो थोड़ी चिंता से फ्लाइंग बोट को दूर जाते देखता रहा। फिर आखिरकार उसने राहत की सांस ली। लगता है फानियो अभी भी सच में भरोसे के लायक है। पिछली बार भी उन्होंने 1 साल तक हमारे साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी और इस हिसाब से इस बार भी शायद कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। तो भाई लोग, इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर देगा। एंड दोस्तों, आप सभी कैसे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।